अक्सर यह देखा जाता है कि लोग गोचरों से बहुत अधिक उम्मीदें लगा बैठते हैं, बुरी भी अच्छी भी। तो यह उम्मीदें कब लगानी चाहिए, कब समझना चाहिए कि गोचर आपके जीवन में बहुत अधिक प्रभावी होने वाला है? तब जबकि संबंधित ग्रह जो कि गोचर कर रहा है या संबंधित ग्रह जिसकी राशि में गोचर हो रहा है या संबंधित ग्रह जिस नक्षत्र में गोचर हो रहा है या वह संबंधित ग्रह जिस नक्षत्र चरण में गोचर हो रहा है, आपकी दशाओं में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, इनमें कहीं भी यदि समावेशित हो रहे हो तभी गोचर को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्रभावी समझें। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम यहां अपने इस चैनल पर एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल ज्योतिष शास्त्र पर चर्चा करते हैं और हम यहां ज्योतिष शास्त्र के विभिन्न पहलुओं को बहुत ही गहराई से आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। हम चाहते हैं कि आपको जो भी जानकारी प्राप्त हो वह गहराई की प्राप्त हो। इस सिलसिले में हमने नक्षत्रों के बारे में चर्चा की, हमारी श्रृंखला शून्य से शिखर तक में राशियों के बारे में चर्चा की, भावों के बारे में चर्चा की और उस श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है। फिर हमने ग्रहों के उपाय प्रारंभ किए और बिना कुंडली के कैसे अपने ग्रह के खराब फलों को समझें, यह भी हमने चर्चा प्रारंभ की। अब इस माह में यानी कि अप्रैल माह में बहुत बड़े बड़े ग्रहों के गोचर हो रहे हैं। बड़े बड़े ग्रहों से तात्पर्य यह है कि जिनका गोचर काल लंबा होता है। तो हमने राहु केतु के गोचर के बारे में चर्चा की और सभी राशियों पर किस प्रकार राहु केतु के गोचर का प्रभाव पड़ेगा उस बारे में चर्चा की। तो यह सभी वीडियोस हमारी विभिन्न श्रृंखलाओं में, विभिन्न प्लेलिस्ट्स में उपलब्ध है। वर्तमान में हम गोचरों की चर्चा कर रहे हैं, तो हमने राहु केतु के जो गोचर की चर्चा की है वह वीडियोस आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी के वीडियो भी समय समय पर हम आई बटन में डालते रहेंगे और एंड स्क्रीन में भी हम श्रृंखला को भी डालेंगे और वीडियो को भी डालेंगे। आज हम जो चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं वह गुरु ग्रह के गोचर के बारे में चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। गुरु ग्रह का गोचर 13 अप्रैल 2022 को मीन राशि में हो चुका है। मीन राशि उनकी स्वयं की राशि है और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र उनका स्वयं का नक्षत्र है। 2 मार्च 2022 से गुरु पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं। अभी तक वह इसके प्रथम 3 चरणों में थे, यानी कि कुंभ राशि में थे और 13 अप्रैल 2022 को इन्होंने पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश किया, साथ ही साथ मीन राशि में प्रवेश किया। हम विभिन्न राशियों के लिए, लग्नों के लिए इस गोचर की चर्चा करेंगे और बहुत गहराई से हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। हमारी कोशिश तो यही थी कि हम एक ही वीडियो में 2 से 3 लग्नों को लें, राशियों को लें और उनके बारे में चर्चा करें, लेकिन चूंकि बात बहुत गहराई की है, हम यहाँ पर उस गहराई तक आपको लेकर जा रहे हैं जहाँ हम नक्षत्र चरणों की बात करते हैं। जैसा कि हमारे कई दर्शकों ने हमसे कहा था कि आप नक्षत्रों के बारे में, यानी कि गोचरों को नक्षत्रों में कैसे समझें या नक्षत्रों का राशिफल कैसे समझें। तो नक्षत्रों का राशिफल बनाना तो संभव नहीं है। हम गोचरों को नक्षत्रानुसार समझते हैं, तो हम नक्षत्रानुसार से भी आगे बढ़ के नक्षत्र चरण अनुसार समझेंगे। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वह मेष लग्न या राशि की कर रहे हैं। इससे पूर्व कि हम चर्चा प्रारंभ करें, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपको हमारे द्वारा उपलब्ध जानकारी उपयोगी लगती है और गहराई को छूती हुई लगती है, सटीकता के नज़दीक लगती है, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले जो ज्ञान के वीडियोस हैं वह आपको समय से प्राप्त हो सके, यानी कि उनके नोटिफिकेशन आपको
बिल्कुल समय से प्राप्त हो जाए। तो हम मेष लग्न और मेष राशि के बारे में चर्चा प्रारंभ कर रहे हो। यदि आपकी मेष लग्न है या मेष राशि है तो आप इस गोचर को देखें, और यदि आपका अलग अलग लग्न राशि है तो उन दोनों गोचरों को देखें। तदुपरांत आप इनको एक आनुपातिक विश्लेषण में डालें, और जब आनुपातिक विश्लेषण करने के बाद में जो भी रिजल्ट आपके समक्ष आता है उसे आप अपने जीवन में प्रभावी समझें। तो मेष लग्न, मेष राशि, यहां गुरु ग्रह का गोचर 12वें भाव से हो रहा है। व्यय भाव, मोक्ष भाव, ज्ञान का भाव। हालांकि भौतिक दृष्टि से इस भाव को बहुत अधिक कुदृष्टि से देखा जाता है। कुदृष्टि से सीधा सीधा मतलब है कि यह भाव त्रिक भावों में गिना जाता है, दुख भावों में गिना जाता है। तो दुख किस बात का? भौतिकता छीनने का। लेकिन यहां गुरु स्वयं की राशि में गोचर कर रहा है, और जो गोचर उसका प्रारंभ हुआ है वह स्वयं के नक्षत्र के चतुर्थ चरण से प्रारंभ हुआ। तो पहले हम यहां राशि के गोचर को समझेंगे, फिर हम नक्षत्र के गोचर को समझेंगे और उसके चरणों के हिसाब से गोचर को समझेंगे। तो सबसे पहले हम राशि की बात कर लेते हैं। क्योंकि 12वें भाव से यहां गोचर हो रहा है तो व्यय अधिक होने की बात कर सकते हैं। हालांकि आय भी बढ़ेगी, क्योंकि गुरु धन का कारक है और स्वयं की राशि में गया हुआ है, बली है। तो यहां आय भी बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो 3 नक्षत्र आते हैं उनमें से द्वितीय नक्षत्र शनि का है और तृतीय बुध का है। उनसे संबंधित फलों की बात भी करेंगे, फिर दृष्टियों की बात भी करेंगे। तो यहां हम कह सकते हैं कि मान सम्मान बढ़ेगा, धार्मिकता में रुझान होगा, क्योंकि गुरु की दूसरी राशि 9वें भाव में है, धनु राशि, तो हम वहां से धर्म की बात कर सकते हैं। तो धार्मिकता में रुझान बढ़ेगा। भूमि, भवन, वाहन, इनके सुखों में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इसकी जो दृष्टि है वह भूमि, भवन, वाहन के घर पर है। तो वहां से हम विदेश यात्रा की बात भी करते हैं, स्थानांतरण की बात भी करते हैं। तो विदेश गमन की संभावनाएं भी इस गोचर काल में रहेंगी। विदेश से जुड़कर धन कमाने की संभावनाएं भी इस गोचर काल में बढ़ेंगी। हाँ, यहां पर अगर हम कहें संतान से संबंधित चिंताएं तो वह बढ़ जाएंगी। वाद विवाद की स्थिति भी जातक के जीवन में हो सकती है, मतभेद बढ़ सकते हैं। जातक का जो धन व्यय है वह रोग पर खर्च हो सकता है, ऋण पर खर्च हो सकता है, या शत्रुओं से लड़ने में खर्च हो सकता है। यानी व्यय की अधिकता तो यहां देखी ही जाएगी, और व्यय जो खर्च होगा वह इन सब चीजों पर खर्च होगा, क्योंकि गुरु की पूर्ण दृष्टि छठे भाव पर भी है। और जब छठे भाव की हम बात करते हैं तो छठे भाव से हम रोग की बात करते हैं, ऋण की बात करते हैं, शत्रुओं की बात करते हैं, और यह बुध की राशि है। तो यहां से हम कुछ चिंताओं की बात समझ सकते हैं। फिर 9वीं दृष्टि है वह अष्टम भाव पर पड़ती है, तो हम यहां से धन लाभ की जो बातें करते हैं, आकस्मिक धन लाभ की बात करते हैं, या इस प्रकार के धन की बात करते हैं जिसके लिए आपको बहुत अधिक मेहनत ना करनी पड़े, या कोई ऐसा धन जो आपका बहुत समय से रुका हुआ है वह प्राप्त हो सकता है। फिर हम अष्टम भाव से ही तंत्र, मंत्र, यंत्र, गूढ़ विद्याओं को, ज्योतिष शास्त्र को, इन सबको समझते हैं। तो जिनके भी जीवन में यह गोचर प्रभावी हो रहा है उनकी रुचि इन सब विद्याओं में इस गोचर काल में बढ़ सकती है, सफलता प्राप्त हो सकती है। यानी आप एक सफल ज्योतिषी भी इस गोचर काल में बन सकते हैं यदि आप उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं नक्षत्रानुसार गोचर की। 13 अप्रैल 2022 गुरु का गोचर जैसे ही मीन राशि में हुआ वैसे ही पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में भी हो गया है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी गुरु है, और जब हम नवांश की बात करते हैं तो यहाँ कर्क नवांश की ऊर्जा इस नक्षत्र के साथ जुड़ती है, तो यहाँ चंद्र से भी ऊर्जाएं प्राप्त होती है। और यदि हम मेष लग्न वालों के लिए देखें, मेष राशि वालों के लिए देखें, तो चंद्र उनके चतुर्थ भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव का कारक भी है। तो हम दृष्टि की बात भी करें तो यहाँ गुरु की दृष्टि भी बढ़ रही है। तो इस संबंध में यदि समझे, भूमि, भवन, माता, इन सब के सुख प्राप्त होंगे। माता को भी सुख प्राप्त होगा, यानी माता के स्वास्थ्य में यदि कोई अड़चन चल रही है तो इस समयावधि में
माता के स्वास्थ्य में परिवर्तन देखा जा सकता है, उनके स्वास्थ्य में उन्नति देखी जा सकती है। यहाँ इस नक्षत्र चरण के गोचर काल में लंबी यात्राओं की बात करेंगे, उच्च शिक्षा की बात करेंगे, व्यय की अधिकता अवश्य देखने को प्राप्त होगी, लेकिन विदेश यात्रा की बात भी हो सकती है, या हम प्रदेश गमन की बात करते हैं। यदि आप देश में ही बहुत दूर की यात्रा करते हैं, उसे भी हम विदेश यात्रा के समान ही समझते हैं, तो प्रदेश गमन की बात भी इस नक्षत्र चरण के गोचर काल में हो सकती है। यहाँ जो गुरु है वह 28 अप्रैल तक रुकने वाले हैं। 28 अप्रैल से गुरु का गोचर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होगा। यह शनि का नक्षत्र है और शनि मेष राशि के लिए, मेष लग्न के लिए दशम भाव का और 11वें भाव का स्वामी है। तो हम कार्य क्षेत्र की बात करेंगे, कार्य क्षेत्र में सफलता की बात करेंगे, लाभ के नए स्रोतों की बात करेंगे, आय के नए स्रोत जातक के जीवन में देखे जा सकते हैं। लेकिन यहां शनि गुरु को पाप कर्तरी में ले आता है, यानी 29 अप्रैल को जब शनि का गोचर होगा तो गुरु पाप कर्तरी में फंस जाएंगे। तो उनसे संबंधित जितने भी फल हैं वह शुभ फलों की प्राप्ति तो अवश्य होगी, लेकिन फलों में न्यूनता देखी जा सकती है। फल तो हम आपको बता ही रहे हैं, तो हम कार्यक्षेत्र में सफलता की बात कर रहे हैं, उन्नति की बात कर रहे हैं, नए नए स्रोतों की बात कर रहे हैं आय के, लेकिन यहां थोड़ी सी न्यूनता देखने को प्राप्त हो सकती है। यह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण की बात कर रहे हैं, और यहां प्रथम चरण में सिंह नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सिंह नवांश की ऊर्जा पे हम सूर्य की बात करते हैं। सूर्य यहां इस लग्न में पंचम भाव का स्वामी है, और पंचम भाव पर शनि की दृष्टि भी इस गोचर काल में पड़ेगी। तो यहां हम संतान से संबंधित, ज्ञान से संबंधित क्षेत्रों में सफलता की बात करेंगे, लेकिन साथ ही हम यहां विलंब की बात भी करेंगे, क्योंकि यह सफलता विलंब से प्राप्त होने वाली है। चिंताएं बढ़ेंगी, संतान से संबंधित चिंताएं बढ़ेंगी। फिर हम बात करेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण की। यहां यह 15 मई को गोचर करेंगे, यानी गुरु यहां इस नक्षत्र चरण में 15 मई को गोचर करेंगे और 4 जून तक यहां पर स्थित रहेंगे। तो 15 मई से 4 जून के मध्य, चूंकि यहां कन्या नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है, तो बुध की ऊर्जा मिलेगी, और बुध मेष लग्न में तृतीय और छठे भाव का स्वामी है। तो यहाँ वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है, मतभेद की स्थिति पैदा हो सकती है, छोटे भाई बहनों से, पड़ोसियों से मतभेद बन सकते हैं। छोटी यात्राएं होंगी जहां व्यर्थ का धन व्यय हो सकता है, यानी कि छोटी यात्राओं में हम व्यर्थ धन व्यय की बात कर सकते हैं। सफलताएं कम प्राप्त होंगी, थोड़ी बहुत समस्याएं यहां तृतीय और छठे भाव से संबंधित होंगी, क्योंकि यहां बुध अकारक भी है। तो बुध से संबंधित जो भी फल प्राप्त होंगे वह इस लग्न में थोड़े से कमजोर प्राप्त होंगे। फिर हम तृतीय चरण की बात करेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के। यहां 4 जून को गुरु का गोचर होगा। क्योंकि यहां तुला नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है, तो शुक्र की ऊर्जा मिलेगी। जब शुक्र इस नक्षत्र चरण के साथ जुड़ता है तो हम शुक्र से संबंधित बातें समझेंगे। मेष लग्न में शुक्र द्वितीय भाव का और सप्तम भाव का स्वामी है, तो हम धन से संबंधित समस्याएं यहां इस गोचर काल में समझेंगे। दाम्पत्य जीवन से संबंधित समस्याओं को भी इस गोचर काल में समझेंगे। यहां समस्याएं बढ़ सकती हैं, दाम्पत्य जीवन में सुख की कमी आ सकती है। फिर हम बात करेंगे चतुर्थ चरण उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। तो यहां गुरु की स्थिति जो है वह 1 जुलाई से लेकर 25 अगस्त तक रहने वाली है, और 12 जुलाई को शनि देव वक्र होकर मकर राशि में चले जाएंगे। तो गुरु के ऊपर से जो पाप कर्तरी दोष बन रहा था वह हट जाएगा। तो यहां गुरु के अच्छे फलों की प्राप्ति उन्हें प्रारंभ हो जाएगी। तो हम 12 जुलाई के बाद अगर स्थितियों को देखेंगे तो कुछ थोड़ी सी भिन्न होंगी, और 12 जुलाई से पहले की स्थितियों को देखेंगे 1 से 12 तक तो कुछ भिन्न होंगी। हालांकि नक्षत्र चरण वही रहेगा, लेकिन स्थितियों में भिन्नता आप देख सकते हैं। चूंकि यहां वृश्चिक नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है, तो मंगल यहां ज्यादा एक्टिव दिखाई देगा। और जब मंगल की बात करेंगे तो मंगल यहां इस लग्न में लग्नेश है और साथ ही साथ अष्टमेश है।
स्वास्थ्य में गिरावट हम यहां समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य में गिरावट होगी, थोड़ी बहुत समस्याएं स्वास्थ्य से संबंधित होंगी। लेकिन जैसे ही 12 जुलाई के बाद शनिदेव मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और गुरु स्वतंत्र हो जाएंगे, तो वही स्वास्थ्य में सुधार का कारण भी बनेंगे, तो स्वास्थ्य में सुधार होना प्रारंभ हो जाएगा। अब यहां से जब चतुर्थ चरण से आगे बढ़ेंगे, गुरु वक्रीय हो जाएंगे और 12वें भाव में वक्रीय होंगे, तो यहां हम उनके फलों को और अधिक तीव्र गति से देखेंगे। चतुर्थ चरण के बाद पुनः वह तृतीय चरण में प्रवेश करेंगे, तो तृतीय चरण से संबंधित हमने जो भी फल कहे हैं आप उनमें सुधार देख सकते हैं, यानी कि दाम्पत्य जीवन में सुधार देख सकते हैं, दाम्पत्य सुख में सुधार दे सकते हैं। जो भी समस्याएं तृतीय चरण के पहले गोचर में दिखाई दे रही थी, उन समस्याओं से यहाँ छुटकारा मिलने की पूरी संभावनाएं बन जाएंगी। फिर जब 25 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक गुरु इस नक्षत्र चरण में गोचर करेगा, तब हम सुधार की संभावनाएं अधिक देखेंगे। फिर 23 सितंबर को गुरु द्वितीय चरण में गोचर करेगा, तो यहां हम 23 सितंबर से लेकर 19 अक्टूबर तक, जो हमने पिछले गोचर में, यानी कि गुरु का गोचर जब द्वितीय चरण में हुआ था, तो हमने बात की पड़ोसियों से मतभेद होगा, भाई बहनों से मतभेद होगा, समाज में मतभेद होगा, वाद विवाद की स्थिति बढ़ेगी। यहां उन सभी स्थितियों में सुधार देखने को प्राप्त होगा। फिर प्रथम चरण में प्रवेश होगा, 19 अक्टूबर को प्रथम चरण में प्रवेश कर जाएगा। तो यहां प्रथम चरण से संबंधित जो हमने समस्याएं देखी थी, उनमें हम सुधार की बात करेंगे, स्थितियां और अधिक बेहतर बनेंगी। हमने जो संतान से संबंधित चिंताओं की बात की थी, वहां उन चिंताओं से मुक्ति प्राप्त होगी। पुनः गुरु मार्गी हो जाएंगे, मार्गी होकर फिर इन्हीं नक्षत्र चरणों में उनका गोचर होगा। तो चूंकि मार्गी होंगे और यहां पर शनि भी उन्हें चूंकि पाप कर्तरी योग में नहीं फंसा के रखा हुआ होगा, तो यहां पर हमने जितने भी गोचरों की बात की है, जहां हमने नुकसान की बात की है, वहां हम फायदा देखेंगे, और जहां हमने फायदे की बात की है, जहां अच्छे गोचरों की बात की है, वहां हम और अधिक अच्छे फलों की प्राप्ति करेंगे। इस प्रकार से 24 फरवरी को गुरु का गोचर रेवती नक्षत्र में होगा। लेकिन यहां पर चूंकि 17 जनवरी की बात, चूंकि शनि पुनः कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और गुरु एक बार पुनः पाप कर्तरी में फंस जाएंगे। यहां पाप कर्तरी में फंसने से सिर्फ आप उनके फलों में न्यूनता देखेंगे। फल तो वह अच्छे देंगे, या हो सकता है कहीं बुरे दे रहे हो, तो बुरे फलों में भी आप न्यूनता देखेंगे, अच्छे फलों में भी आप न्यूनता देखेंगे। न्यूनता आप दोनों ही स्थितियों में देखेंगे। तो जब रेवती नक्षत्र में गुरु का प्रवेश होगा 24 फरवरी 2023, तो रेवती नक्षत्र के गोचर काल में हम बुध से संबंधित बातों को समझेंगे विशेषतः। तो हम तृतीय भाव से संबंधित और छठे भाव से संबंधित बातों को समझेंगे। तो भाई बहनों से जो मतभेद है वह पुनः बढ़ सकता है, पड़ोसियों से मतभेद बढ़ सकता है, यानी इस गोचर काल में मतभेदों की स्थिति तो आपके जीवन बनी ही रहने वाली है। लेकिन जब प्रथम चरण की बात करेंगे, रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में गुरु का गोचर होता है, तो यहां हमें धनु नवांश की ऊर्जा प्राप्त होगी और गुरु की ही ऊर्जा प्राप्त होगी। क्योंकि स्वयं के नवांश में गुरु का गोचर हो रहा है, तो हम यहाँ अच्छे फलों की उम्मीद भी करेंगे। और धनु यहाँ धर्म से जुड़ा हुआ है, तो हम धर्म के क्षेत्र में जातक का रुझान देखेंगे। दान, पुण्य, परोपकारिता, इस प्रकार की गतिविधियां जातक के अंदर बढ़ जाएंगी। विदेश यात्रा के योग यहाँ, चूंकि लंबी यात्राओं की बात भी यहाँ होगी, तो विदेश यात्राओं के योग पुनः यहाँ पर बनते हैं। परदेश यात्रा के योग बनते हैं, लंबी यात्राओं के योग बनते हैं। आप विदेश का मतलब सिर्फ विदेश से ही न लें, इस प्रकार की यात्राओं के योग हम यहाँ पर बनते हुए देख सकते हैं। जब हम द्वितीय चरण की बात करेंगे रेवती नक्षत्र के, तो रेवती नक्षत्र के द्वितीय चरण में गुरु ग्रह का गोचर 11 मार्च से लेकर 25 मार्च तक रहने वाला है। द्वितीय चरण से हम मकर नवांश की ऊर्जा देखते हैं, यानी कि शनि की ऊर्जा देखते हैं। तो हम यहाँ पर 10वें और 11वें भाव से संबंधित फलों की बात करेंगे, कार्यक्षेत्र की बात करेंगे। क्योंकि मकर की बात हो रही है तो कार्यक्षेत्र की बात करेंगे, कार्यक्षेत्र में सफलता की बात करेंगे। लेकिन कुछ मतभेद की स्थितियां कार्यक्षेत्र में भी बनती हैं, तो वहां हमें संभल कर रहना चाहिए।
जब हम तृतीय चरण की बात करेंगे 25 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक, और तृतीय चरण में जब गुरु ग्रह का गोचर होगा तो हम यहाँ कुंभ नवांश की ऊर्जा देखेंगे, यानी शनि की ऊर्जा पुनः प्राप्त हो रही है। तो कुंभ नवांश की ऊर्जा जब देखेंगे तो हम लाभ स्थान से संबंधित बात को विशेषता समझेंगे, तो लाभ में बढ़ोतरी होगी। कार्यक्षेत्र में मतभेद यहाँ लगातार बने रह सकते हैं, लेकिन उन्नति, पदोन्नति के चांसेस बढ़ जाते हैं। नौकरी के क्षेत्र में है, पदोन्नति होने के भरपूर चांस आपको प्राप्त होंगे। फिर रेवती नक्षत्र के जब चतुर्थ चरण में गुरु का प्रवेश होगा 8 अप्रैल को, और 8 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक गुरु चतुर्थ चरण में ही रहेंगे। यहाँ गुरु को स्वयं की राशि यानी कि मीन नवांश की ऊर्जा प्राप्त होने वाली है। तो यहाँ हम बहुत अच्छे फलों की उम्मीद करेंगे। जातक के जीवन में विदेश यात्रा के योग बनेंगे, धन के योग बनेंगे, वाद विवाद की स्थितियों से यहाँ मुक्ति प्राप्त होगी, कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, प्रशंसा प्राप्त होगी, प्रशस्ति पत्र प्राप्त हो सकता है, लोग आपका सम्मान करेंगे, तो आपको मान, सम्मान, ख्याति वह सभी इस नक्षत्र चरण के गोचर काल में आपको प्राप्त हो सकती है। और 22 अप्रैल के बाद में गुरु का गोचर मेष राशि में हो जाएगा, अश्विनी नक्षत्र में। तो वहां से हम जब समझेंगे तो अगले गोचर को हम अगली बार समझ लेंगे। तो यहां तक हमने जो आप लोगों के समक्ष जानकारी प्रस्तुत की है वह मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए है। तो जिन लोगों का मेष लग्न है, मेष राशि है, वह इस गोचर को समझें। और यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी उपयोगी है, सटीकता के नज़दीक है, गहराई को छूती हुई है, तो हमेशा की तरह मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में हम अगले लग्न की बात करेंगे, यानी कि वृषभ लग्न की। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।